अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। सेंट लूसिया का मैदान पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरे एक रोजा मैच की मेजबानी कर रहा है और इस तीसरे एक रोजा मैच में पहले एक रोजा मैच की तरह पाकिस्तान की बैटिंग है, लेकिन पहले एक रोजा मैच की तरह तीसरे एक रोजा मैच में पाकिस्तान का आगाज बिल्कुल नहीं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेले जाने वाले तीसरे मैच की। तो जनाब, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों के दरमियान सेंट लूसिया का मैदान तीसरे एक रोजा मैच की मेजबानी कर रहा है और इस तीसरे एक रोजा मैच के लिए मिसबाउल हक ने जिस फाइनल 11 का इंतखाब किया है उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। आज के मैच के लिए पाकिस्तान की टीम जिन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है वो खिलाड़ी हैं जनाब अहमद शहजाद, नासिर जमशेद, मोहम्मद हफीज, हारिस सुहेल, मिसबाउल हक, उमर अकमल, शाहिद आफरीदी, जुनैद खान, मोहम्मद इरफान, सईद अजमल और वहाब रियाज। पाकिस्तान की उस टीम में जिसे दूसरे एक रोजा मैच में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था, दो तब्दीलियां की गई हैं और जो दो तब्दीलियां पाकिस्तान की टीम में की गई हैं उनमें एक तब्दीली की गई है असद शफीक, जो पहले दो एक रोजा मैच में सिर्फ 10 रन स्कोर कर सके थे, उनकी जगह खेलने का मौका दिया गया है हारिस सुहेल को। और दूसरी तब्दीली पाकिस्तान टीम में यह की गई है कि असद करके टीम में शामिल किया गया है बाएं हाथ के तेज फास्ट बॉलर जुनैद खान को। तो पाकिस्तान टीम में दो खिलाड़ी आउट हुए इस तीसरे एक रोजा मैच के लिए, दो खिलाड़ी इन हुए। और टॉस किसी भी मैच के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है और आज टॉस जीतने के बाद मिसबाउल हक के क्या कहने थे वो आपको दिखाते हैं। I think this is a good track. Previous records, it plays really good in both innings. Maybe slightly, you can say, a little bit of moisture in the first inning, but it's not too much movement. Only, I think the area of concern is a little bit, the ball comes a little bit slow in the first inning, but still, I think a lot of runs on this pitch. Everybody knows that this pitch is different from the pitches we have been playing in Champions Trophy and in Ghana also. Pitches were difficult and the batting was mostly struggling, so it's a good chance for the batters to just come here and bat and get some runs, because everybody knows that it's a good pitch, and I think guys are positive about that and they are willing to do and willing to bat well. और जनाब, आज पाकिस्तान टीम में दो तब्दीलियां की गई हैं और एक ऐसी तब्दीली टीम में की गई है जिस पर सभी हैरान रह गए, क्योंकि सब उम्मीद कर रहे थे असद शफीक तो टीम से ड्रॉप होंगे, लेकिन उनकी जगह उमर अमीन को टीम में शामिल किया जाएगा, जो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में टीम का हिस्सा थे, वहां खेले भी थे। लेकिन आज सबको हैरान किया टीम मैनेजमेंट ने और हारिस सुहेल को, जो दौरा भारत और दौरा जनूबी अफ्रीका में टीम के साथ गए थे, खेले नहीं थे, उनको आज पाकिस्तान की फाइनल लाइनअप का हिस्सा बनाया गया। हारिस सुहेल पहली मरतबा पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशनल खेल रहे हैं और अगर उनके करियर पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की हम एक निगाह डालें तो वो कुछ इस तरह है कि 53 फर्स्ट क्लास मैचेस में 3693 रन हारिस सुहेल ने बनाए हैं, जहां 211 उनका बेहतरीन स्कोर है। 52.75 की औसत से 11 सेंचुरियां फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हारिस सुहेल के क्रेडिट पर हैं। तो अब देखना यह है कि सियालकोट के लिए खेलने वाले हारिस सुहेल किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। और दूसरी जगह पाकिस्तान टीम में एक और तब्दीली की गई है और वो तब्दीली बॉलिंग में की गई है और सब हैरान थे कि जुनैद खान के साथ क्या मामला है, उनको टीम में रखा नहीं जा रहा और आज फाइनली असद अली को बैठाकर जुनैद खान को टीम में शामिल किया गया है। लेकिन जुनैद खान चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ ज्यादा मुतासिरकुन कारकर्दगी का मुजाहरा कर नहीं पाए थे, जहां 3 मैचों में उनको खेलने का मौका मिला था और 102 रन के बदले 19.4 ओवर में वो सिर्फ एक खिलाड़ी को पवेलियन भेज सके थे। तो यहां पर जनाब पाकिस्तान को आगाज मिला है नासिर जमशेद और अहमद शहजाद के साथ। अहमद शहजाद लकी रहे हैं कि उनका कैच ड्रॉप हो गया है और दूसरी जानिब अहमद शहजाद के लिए सेंट लूसिया का यह मैदान इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि इस मैदान पर 2011 में शाहिद आफरीदी की क़यादत में अहमद शहजाद 102 रन की इनिंग खेल चुके हैं। तो आज क्रिस गेल ने स्लिप में उनका कैच ड्रॉप किया है और अब देखना यह है कि अहमद शहजाद इससे कितना फायदा उठाते हैं। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेले जाने वाले तीसरे एक रोजा मैच पर, जो कि सेंट लूसिया में जारी है, मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। And that's the end of it. 7 wickets for Afridi. Just on the back foot, had no clue about it. The ball coming into him, and Afridi gets 7 wickets to follow his unbeaten
Correction is 76. और जनाब, अब से 4 दिन पहले के वो मनाजिर हैं जब गयाना में शायद आफरीदी ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया था और वेस्ट इंडीज की टीम टारगेट चेस कर रही थी और उसमें कामयाब नहीं हो पाई थी और पाकिस्तान ने मैच जीत लिया था। आज वेस्ट इंडीज को बाद में बैटिंग करना है इस मैच में भी, जहां टॉस जीतकर उनके कप्तान ने पहले इंतखाब किया है फील्डिंग करने का और उम्मीद यही है, इम्कान यही है कि पाकिस्तान उस पहले मैच की तारीख को दोहराएगी। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम बात करेंगे वेस्ट इंडियन टीम की बैटिंग के एक अहम किरदार क्रिस गेल की, जो इस सीरीज में अब तक कुछ कर नहीं पाए हैं। पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि क्रिस गेल किस तरह इस सीरीज में अब तक आउट हुए हैं, तो आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। Sharp single. He's in trouble. He's run out. He's gone. Misbah-ul-Haq, the Pakistan captain, doing the damage from cover. Gale had given it up and was hoping for a miss. It didn't happen. He's got him caught at the wicket. So Irfan strikes very early on. Gale. तो क्रिस गेल दराज कद के खिलाड़ी आज एक अहमद शहजाद को उन्होंने लाइफ लाइन दी, स्लिप में उनका कैच करा दिया है। अगर उनका वनडे क्रिकेट में कारकर्दगी का हम जायजा लें तो खासी अच्छी उनकी कारकर्दगी रही है। एक दिन की क्रिकेट में 251 मैच खेल चुके हैं, 8,884 रन किए हैं, 153 नॉट आउट उनका बेहतरीन स्कोर और 21 सेंचुरियां एक दिन की क्रिकेट में स्कोर कर चुके हैं। स्टूडियो में खुश आमदीद कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। क्या कहेंगे आप, क्रिस गेल का आज मैच है आपकी बॉलिंग से या नहीं? होना चाहिए, बड़ा खिलाड़ी है और पिच मुझे जैसे नज़र आ रही है कि इतना एक जो पिछले 2 मैचेस में गयाना में उसमें गेंद रुक कर आ रहा था, होल्ड कर रहा था। जब होल्ड करके आता है, रुक कर आता है, तो इस किस्म के जो फ्री खेलते हैं, शॉट्स खेलने वाले स्ट्रोक मेकर्स होते हैं, उनके लिए इशू हो जाता है, इसलिए कि उनके बल्ले पे गेंद नहीं आ रहा था। मगर इस पिच के ऊपर अभी जो हम देख रहे हैं, लगता है कि गेंद आराम से भी आ रहा है और एक हाइट पे आ रहा है, तो उसमें जो है क्रिस गेल के रन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमारे बॉलर्स का एक अच्छा टफ मुकाबला होगा और बैट्समैनों को चाहिए कि इतने रन दे दें कि जो बॉलर्स कुछ चांस ले सकें। जब हम कम रन स्कोर करते हैं तो फिर बॉलर बेचारा घबरा रहा होता है कि यार मैं इस बॉल पे चांस लूं या ना लूं। रन अगर 250 से ऊपर हो जाते हैं, 300 के करीब या पौने 300 हो जाएंगे, तो फिर मैच अच्छा तगड़ा पड़ेगा। गेल भी रन्स करें तो फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला होगा, इसमें बॉलर फिर चांस लेगा। आपने बॉलर की बात की, सवाल हो रहे थे कि पहले 2 मैचों में आपने जुनैद को फाइनल लाइनअप में रखा नहीं। किसी ने कहा कि शायद मैनेजमेंट उनसे नाराज है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने डिलीवर करके नहीं दिया था, तो उनको थोड़ा सा आराम कराया जाए। फिर यह कहा गया कि हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट की ये थिंकिंग है कि 3 बाएं हाथ के तेज बॉलर को आप नहीं रखें। तो दोनों जो थ्योरी थी वो यहाँ पर फेल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ऐसी थ्योरी थी कि 3 फास्ट बॉलर को आपने नहीं खिलाना जो बाएं हाथ से गेंद करते हैं, आज आपने 3 फास्ट बॉलर खिला दिए। तो पहले मुझे तो ये पता नहीं है कि मैनेजमेंट किस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं आप। अगर मैं टीम मैनेजमेंट की, टीम मैनेजमेंट में कप्तान आ रहे हैं या कप्तान, कोच और उसके साथ मैनेजर, तो नहीं ठीक है। परफॉर्मेंस अगर सिर्फ आप परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले तो हफीज को बाहर होना चाहिए था, जो साउथ अफ्रीका से लेकर इंग्लैंड से होते हुए वेस्ट इंडीज पहुंच गए, वो रन्स नहीं कर रहे। मगर देखिए कई दफ़ा खिलाड़ी कुछ ऐसे होते हैं, यूटिलिटी प्लेयर्स होते हैं, आप उनको खिलाना पड़ता है। हफीज कंप्लीट फेलियर है मगर उसके बावजूद भी खेल रहे हैं। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि असद की जगह जो है थ्रू आउट अब्दुल रहमान को खेलना चाहिए था, मगर वो नहीं खेले। असद में वो स्पार्क नज़र नहीं आया। चले अगर पेस नहीं थी तो स्विंग नज़र नहीं आया। भुवनेश कुमार जो हैं इंडिया के, वो तेज़ नहीं है मगर उनका गेंद देखें हिलता है, तो वो चीज़ कम से कम एक बॉलर में होनी चाहिए। तो असद की जगह पहले ही अब्दुल रहमान को खिलाना चाहिए था, मगर असद अली को चांस दिया उन्होंने। कप्तान की मर्जी, मुझे लगता है कप्तान की टीम में वो खेलते हैं, वो ज़्यादा उनको प्रेफर करते हैं। और आज की सिलेक्शन में भी अभी आप जो बात कर रहे थे, मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात की है कि हम अपने बैट्समैनों को कंटिन्यूटी नहीं दे रहे और हम ऐसा लगता है कि जानबूझ के उनको सेटल नहीं करना चाहते टीम पे। उमर अमीन खेलते हुए आ रहे थे, हक उनका पहले बनता था। हारिस सोहेल बहुत अच्छे प्लेयर होंगे, या तो उनको पहले खिला के रखा होता। अब उमर अमीन का चांस बनता था। अगर आज हारिस सोहेल पूरे रन्स करेंगे तो उमर अमीन का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। अगर वो नहीं करते तो उमर अमीन को साउथ अफ्रीका का इंतजार। सिकंदर, सीधी मैं इसमें बात करूंगा कि आप पाइपलाइन को क्लियर नहीं कर रहे। पहले जिनको खिला के टेस्ट कर लेना चाहिए आप उनको मौका नहीं दे रहे, पीछे से और सप्लाई आप दे रहे हैं। एक लंबी लाइन लग रही है। लेकिन फिर वही अपने सवाल पे मैं आ रहा हूं कि 3 फास्ट बॉलर आज बाएं हाथ के खेल रहे हैं। अगर आज आप 3 फास्ट बॉलर से गए तो पिछले मैच में भी जा सकते थे। पिछले मैच में देखें एक फास्ट बॉलर होना ही नहीं चाहिए था। अगर आप बेसिकली देखा जाए तो वहां पे स्पिनिंग ट्रैक था, आपके सारे स्पिनर्स ने जो है मैच फंसाया। जो पिछला मैच था उसके अंदर असूलन आखिरी ओवर स्पिनर्स को कराने थे, उन्होंने फास्ट बॉलर से करा के एक्स्ट्रा रन्स दे के रन्स थोड़े से ज़्यादा हो गए। असूलन वहां पर स्पिनर्स को आखिरी ओवर करने चाहिए थे, तो कप्तान की जजमेंट की गलती है।
और उनको चाहिए था कि पिछले 2 मैचेस में असद अली की जगह अब्दुल रहमान को खिलाते, स्पिनिंग अटैक आप तगड़ी रखते। देखिए सिचुएशंस के हिसाब से खेलते, जरूरी नहीं होता कि 3 फास्ट बॉलर ही खेलें। यहाँ पे पिच मुझे लगती है हल्का सा ग्रासी सा है, उसमें एक लेयर सी है ग्रास की जो कि फ्लैट होगी, इसलिए कि गेंद मूवमेंट इतनी नहीं ले रही। तो यहाँ पर तो बनता था कि 3 फास्ट बॉलर खेलें, तो उन्होंने जुनेद को खिलाया। ये कोई थ्योरी नहीं है कि 3 आपके पास पाकिस्तान के लाख है कि इस वक्त 3 फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के ऐसे होंगे जो लेफ्ट आर्मर है, यू कांट हेल्प इट। तो मेरे ख्याल से अगर नाराज़गी तो नहीं रखनी टीम है। अगर जुनेद ने नहीं परफॉर्मेंस दी कोई बात नहीं, हफीज़ भी नहीं दे रहे, वो भी खेल रहे हैं तो वो भी खेल सकता है। तो जनाब बहुत सीधी बात करते हैं, अच्छी लगे या बुरी लगे, सिकंदर बख्श स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इस सीरीज में कामयाबी और नाकामी किसको फायदा पहुंचेगा और किसको नुकसान? शायद इस सीरीज में ये सौदा है ही नहीं, ना घाटे का ना फायदे का, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये वनडे सीरीज जीतता है स्टिल ओडीआई रैंकिंग में पाकिस्तान आईसीसी की नंबर 6 पर ही रहेगा, और अगर वेस्ट इंडीज इस सीरीज में कामयाबी हासिल करता है स्टिल वो नंबर 7 ही पर रहेगा। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान सीरीज का तीसरा वनडे आज सेंट लूसिया में खेला जा रहा है। इस मैच में कामयाबी हासिल करने वाली टीम सीरीज में बरतरी हासिल कर लेगी। सीरीज के बकिया 2 मैचेस 21 और 24 जुलाई को खेले जाएंगे। मगर दिलचस्प बात यह है कि सीरीज में कोई भी टीम फतह हासिल करे, इससे आईसीसी की वनडे रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इस फतह का मार्जिन 4-1 ही क्यों ना हो। जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान 6ठे और वेस्टइंडीज 7वें नंबर पर रहेंगे। वनडे रैंकिंग में वर्ल्ड चैंपियन भारत के 122 पॉइंट्स हैं और इसका नंबर पहला है। ऑस्ट्रेलिया 114 पॉइंट्स के साथ दूसरे और इंग्लैंड 112 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। जनूबी अफ्रीका 110 पॉइंट्स के साथ चौथे और श्रीलंका 108 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर है। पाकिस्तान 101 पॉइंट्स के साथ छठे और वेस्टइंडीज 90 पॉइंट्स के साथ 7वीं पोजीशन पर मौजूद है। तो ये स्टोरी दिखाने का सीधा मतलब ये था कि आपने अंदाजा कर लिया पॉइंट्स का फर्क कितना है कि पाकिस्तान जीतकर भी नंबर 5 पर नहीं आ सकता और वेस्ट इंडीज जीतकर भी नंबर 6 पर नहीं आ सकता। लेकिन सिकंदर बख्श स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। सिकंदर बख्श साहब, हार जीत बड़ा मैटर करती है क्रिकेट में, जीतना बहुत जरूरी है हमारी टीम को ऑक्सीजन के लिए। लेकिन इस सीरीज में एक चीज ये है कि हमें अपनी लाइनअप बनाने के लिए बहुत अहम ये सीरीज हमारे लिए है। आपके पास ओपनर तो है नहीं, अगर आज भी ओपनर नहीं चले फिलहाल तो भी स्टिल वो क्रीज पर मौजूद है। आपके पास बैकअप में इस स्क्वाड में ओपनर ही नहीं है। इसका सीधा मतलब या तो आप हफीज को ओपनर करा दें या फिर उमर अमीन से ओपन करा दें या हारिस सोहेल से ओपन करा दें। देखिए ओपनर्स होंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट हो रही है, पूरे सर्किट चल रहा है और जितने बड़े बड़े अब नाम हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के कहाँ से आए हैं। हमने कोई इंपोर्ट तो कभी नहीं किया, कहीं ऑस्ट्रेलिया से नहीं मंगाया, ऑस्ट्रेलिया बल्कि पाकिस्तान से लेके जा रहा है, मगर हमने तो कभी कहीं से नहीं मंगवाया। हमारे सारे पाकिस्तानी लड़के हैं जो इन्हीं गली कूचों से निकले हुए, इन्हीं क्लबों से, तो आई एम श्योर वहाँ पर भी लड़के मौजूद होंगे। मगर प्रॉब्लम यह है, देखिए जो सबसे बड़ा पाकिस्तान टीम का मसला चल रहा है कि जो इस सीरीज के बाद हो सकता है थोड़ा सा तब्दील हो जाए, इसलिए कि मोइन खान अब नए सेलेक्टर आ गए, थोड़े मतलब है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के बंदे हैं, तो हो सकता है वो कुछ अच्छे किस्म के फैसले करें कि देखिए हमारे दोनों कप्तान अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। यानी कि लोग कहते हैं जी इमरान खान जैसा कैप्टन थे, इमरान खान को कभी किसी ने ड्रॉप करने की हिम्मत नहीं की, ना इमरान कभी ड्रॉप होने की नौबत तक आया, तो वो टीम बनाता था, इसको ले आया, अब्दुल कादिर को ले आया, मंसूर अख्तर को ले आया, इसको ले आया, वकार को ले आया, वसीम को ले आया। यहाँ पर दोनों कप्तान अपनी बका की जंग लड़ने के किसी तरह उनकी जगह सेव हो जाए। जब इंसान अपनी बका की जंग लड़ेगा तो पाकिस्तान के लिए तो नहीं लड़ेगा, ना वो टीम बना सकता है, ना नए लड़के खिला सकता है। तो हमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो यही हो रही है, वो दोनों अपने लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, तो हम टीम ही नहीं बना पा रहे। या कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का मैनेजर हो या कोच हो जो कि टीम बनाए पाकिस्तान की बाकायदा एक सिस्टम के साथ कि 3 मैच मिले, ठीक है। असद शफीक को चांस मिल गया, वनडे में फेल हो गया, निकल गया। अब उमर अमीन की बारी थी, वो उसको पूरे 3 मैच देने चाहिए थे। फिर उसके बाद हारिस सोहेल, फिर दूसरा कोई लड़का जो भी टैलेंटेड लड़का, इस तरह लाके एक पूल बनाया जाए तो इसी तरह काम चलता है ना। वरना तो हम लोगों ने टीम, अगर अब मोइन खान आकर देखें कोई तब्दीली लाते हैं, कोई सख्त किस्म के फैसले करते हैं तो फिर टीम बन सकेगी, वरना तो फिर टीम इसी तरह रगड़ा खाएगी। और जनाब एक बुरी खबर है, सिकंदर वक्त बात कर रहे थे सिस्टम बनाने की, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई है। और फिलहाल देखेंगे अंपायर की ये लीगल डिलीवरी थी या नहीं थी, तो लीगल डिलीवरी है। तो यहाँ पर सीधा मतलब यह है कि अब देखना यह है कि ये बाउंड्री पर जो कैच हुआ है ये ठीक है या नहीं है। तो यहाँ इनका पांव बिल्कुल टच एंड गो वाला मामला है। सिकंदर बख्श साहब थोड़ा सा स्मार्ट, छक्का हो गया मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है छक्का दे दिया जाएगा। तो जनाब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे कि अहमद शहजाद आउट हुए या नहीं।
एक बार फिर वक्त के हाथ में मजबूर हैं और वक्त हमें इस बात की इजाजत नहीं दे रहा कि हम मजीद बात करें सिकंदर बख्श साहब से, लेकिन आप तो स्टिल मौजूद रहेंगे जियो न्यूज़ पर, आपके तबसरे हम देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। सीधा वही बता दें कि एक खिलाड़ी आउट हो गया है और कितने रन आपकी टीम करेगी और डिफेंड कर पाएंगे या नहीं? देखिए, मुझे तो सबसे ज़्यादा अफसोस ये हो रहा है कि हमारे नौजवान खिलाड़ी जो हैं वो रन नहीं कर पा रहे। मेरी बड़ा मैं इतना नौजवानों को सपोर्ट करता हूँ, वो जो अंदर जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। असद अहमद शहजाद को भी मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ, मगर वो रन ही नहीं कर पा रहे। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को यहाँ पे कम से कम 250 प्लस करने चाहिए रन। तो डिफेंडेबल होगा, डिफेंडेबल हो सकता है, मगर फिर वही बात कि क्रिस गेल काफ़ी दिनों से रन नहीं के मचले हुए होंगे, वो जरूर आके चांस लेंगे। और पिच ऐसी है कि जिसपे उनके बल्ले पे गेंद आ सकती है। तो जनाब सिकंदर बख्श की गुफ्तगू आपने सुनी और सिकंदर बख्श कहते हैं कि 250 से कम बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और अगर 250 भी आप करते हैं तो थोड़ा सा आपको सोचना होगा और क्रिस गेल को आउट करना होगा, क्योंकि क्रिस गेल की मौजूदगी आपके लिए खतरे की अलामत है, क्योंकि वो एक भूखे शेर की तरह पाकिस्तान के बॉलों पर झपटेंगे, क्योंकि 2 मैचों में वो कुछ कर नहीं पाए हैं। तो आज का प्रोग्राम यही समेटते हुए सैयद याहिया हुसैनी अपने मेहमान सिकंदर बख्श के साथ इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ और इस तवक्को के साथ आपसे इजाजत चाहेगा कि सेंट लूसिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद रहे, पाकिस्तान की टीम कामयाबी हासिल करे, सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल करे। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।